जय हिंद दोस्तों। जिस वीडियो का आप सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते, हजारों की संख्या में जिसको पढ़ते हैं, ऐसे महाअभ्यास का वीडियो हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम 150 प्रश्नों पर आपके सिलेबस के अनुसार चर्चा करेंगे। 30 प्रश्न बाल विकास, 30 पर्यावरण, 30 हिंदी, 30 संस्कृत और 30 गणित के ऐसे 150 प्रश्न होंगे सिलेबस के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, लाइक जरूर करना और अभी तक आप सब्सक्राइबर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे पार्ट आप तक मिलते रहे। कमेंट बॉक्स खोल लें, आपको उत्तर बताना है, आपकी तैयारी कितनी है आपको ये भी पता चलेगा। पिछले वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरुआत करने जा रहे हैं महाअभ्यास की। 150 प्रश्न इतनी मेहनत करके हम आप तक लाते हैं, अब आपका भी कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ठीक है, कौन सा स्तर कहा जाता है, उसकी कौन सी अवस्था है, तो आपको बता दें कि वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। जैसे बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और देखें बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसने पहचाना था भैया? तो वह पहचाना था पियाजे द्वारा। हमारे उत्तर बताने से पहले आप भी कमेंट में ABCD लिख सकते हैं। आपको चेक करना है कि आप पे कितना बनता है, ठीक है ना, इसलिए। और ये आप देख रहे होंगे, प्रश्न को देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चले देखें, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम क्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए अल्प वयस्क में? तो आपको बता दें, अग्र सक्रिय भूमिका, मतलब आगे बढ़ के सक्रिय रूप से अभिभावकों को बच्चों के अधिगम में सहयोगी होना चाहिए। और देखें, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को आप किस स्थान पर बच्चों के परिभाषित कर सकते हैं? तो जो संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कर सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, वहाँ पर अपन उसको अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। और देख, खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको किया जाता है वो आपको बतलाना है। तो आपको बतलाना है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को क्या करते हैं, अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित करते हैं। और देखें, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित किस पे? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या है, खेल विधि आधारित है। और देखें, डिसलेक्सिया संबंधित है। किससे है भैया डिसलेक्सिया संबंधित? तो आपको बता दें, पठन विकार से। ये सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अधिगम के अक्षमता वगैरह सारे आप प्ले लिस्ट में जा करके पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी जो विकार है उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण ऐसे ही प्रश्न। हाँ देखिए, 8वां प्रश्न, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा प्रबंध होना चाहिए? तो आपको बता दें कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ जो विशेष रूप से जरूरतमंद है उन्हें अलग करोगे तो उनमें हीन भावना आएगी। ठीक है, इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन्हें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, याद रखिएगा। नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों में लोग कुछ अपना दिमाग लगा देते हैं। ठीक है, आपको इसकी पूरी मनोविज्ञान की थ्योरी समझनी है, अपना दिमाग वहाँ पर उतना लगाना है जितना पढ़ा है, याद रखिएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अधिगम का जो अधिगम मतलब तो सीखना, इसके प्रकरण में अभिप्रेरण मतलब एक प्रकार से आप समझ लें अभिप्रेरणा मोटिवेशन टाइप से। तो वो क्या है? तो आपको बता दें क्या है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। जो नए सीख रहे हैं उसमें अधिगम के प्रति रुचि हो। ठीक है, चले आगे। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? कोई कक्षा 5 में कोई न्यून दृष्टि वाला बच्चा है जिसकी दृष्टि कम है, तो उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करें। उसको दिख नहीं रहा है इसलिए बोर्ड की जगह आप ऑडियो CD लगाएं, जिससे उसको वो हो। उसको अलग व्यवहार मत करें। कोई भी अक्षमता यदि बच्चे में है तो उसको हीनता फील नहीं होनी चाहिए, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें शिक्षक जैसा अन्य बच्चों के साथ करता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न आए इससे संबंधित आपको उत्तर लगाते समय याद रखना है ये। और देखें, ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे और पढ़ाई जो कराई उसमें भी है, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे वीडियो मिलते रहें। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या है भैया, क्या करेंगे आपको? यदि
कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखनी है तो प्रश्न पूछना, जिससे उनसे एक जुड़ाव रहेगा, ठीक है, उनकी रुचि बनी रहेगी। याद रखिएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों खेलना चाहिए विद्यालय? भाई पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन खेलना क्यों उचित है, क्या बताएंगे आप? इतने सारे कारण हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कारण ठीक लगता है, लेकिन हमें परफेक्ट कारण इसमें चुनना पड़ता है। तो आपको बता दें, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ठीक है। सहयोग की भावना होगी, खेल खेलेंगे एक दूसरे का, और उनका शारीरिक संतुलन भी बना रहेगा, इसका परफेक्ट है। एक और मैं निवेदन करूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पसंद आए उसकी लिंक को आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें, जिससे और भी दोस्त पढ़ सकें। चलिए और देखें, एक परिवार एक साधन है। कैसा साधन है भैया? परिवार। तो आपको बता दें, अनौपचारिक शिक्षा का एक क्या है? साधन है। वहां से भी शिक्षा मिलती है, परिवार से भी। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। शिक्षक है, सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो बोले यहाँ पे कुछ ये दिए हैं, और आगे देखें क्या क्या दिए हैं। तो किस रूप में? आदर्श रूप से बर्ताव करके क्या कर सकता है? उसको विकसित कर सकता है। उसका बर्ताव आदर्शपूर्ण होना चाहिए, किसका? शिक्षक का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होगा पेपर में। इन्हीं में से देखना कोई प्रश्न आ जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपने जिसने दिया होगा बाल विकास का, इसके पहले कोई पेपर जिसमें होगी तो आपने देखा होगा इसी टाइप के ही प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, आप शिक्षक हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप कोई भी प्रश्न आए तो उसको अपने अपने आप को उस जगह रख लीजिएगा, ठीक है, फिर उत्तर देना है। तो आपको बताएं, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाकी चीज़ों की अपेक्षा। और देखें, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री में किस समूह के अंतर्भूत किया जाता है? श्यामपट्ट कौन सी सामग्री है? अब आप समझ जाएं कि भाई श्यामपट्ट के माध्यम से क्या काम होता है, तो वैसी सामग्री वो हो जाएगी। तो आप दृश्य साधन है, सुनते तो है नहीं, और देखना सुनना दोनों भी नहीं होता, दृश्य रब नहीं, केवल दृश्य साधन है। और देखें, बहुत महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? क्या है इनमें से जो शिक्षण कुशलता से संबंधित है, वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें, श्याम पट्ट पर लिखना है शिक्षण कुशलता है, प्रश्न को हल करना ये भी है, प्रश्न पूछना, तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। हम देखो क्या बताएंगे उन्हें, क्या? तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा नहीं तू ज़्यादा प्रश्न पूछता है अब मत पूछना, ऐसा नहीं बोलना है अपन को, उन्हें और प्रोत्साहित करना है कि हाँ बहुत बढ़िया तुमने प्रश्न किया, ऐसे ही और जिज्ञासाएं बढ़ाओ। हाँ, विषय से संबंधित नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आप पढ़ा रहे हैं हिंदी और वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिकेट का, तो आप फिर बोल सकते हो विषय से संबंधित पूछो, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए आपको जरूर प्रोत्साहित करना है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, ये वेरी मोस्ट है, कई पेपरों में पूछा गया। किंडरगार्टन पद्धति के देने वाले कौन हैं? मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप कमेंट में दो, मैं ना बताऊं, मैं देखूं कितने साथी पढ़ रहे हैं ध्यान से, और इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, ABCD में से कुछ, ठीक है। 20वें पे मैं आता हूं, मैं कल बताऊंगा अगली क्लास में। देखें, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए अभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? एक अभिभावक है, आपसे विद्यालय से मिलने के लिए नहीं आ रहे, भैया आप बुला रहे हो अपने बच्चे के लिए, कुछ उनको बताना है लेकिन नहीं आ रहे, तो आप फिर क्या करोगे उस समय? तो बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बच्चे को डांटेंगे, कैसे तो मम्मी पापा आते नहीं, अभिभावक को लिख के देंगे, या फिर बच्चों को दंड दे रहे हैं? नहीं, ये नहीं करना है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अच्छा शिक्षक होगा वो क्या करेगा? स्वयं। आप कोई बोले भैया मैं क्यों जाऊँ, मेरी क्या पड़ी? नहीं, आप अच्छे शिक्षक हैं तो आपका उद्देश्य बच्चे को सुधारना है, याद रखिएगा। एक अच्छे शिक्षक आपको बनाया जा रहा है। सारे उत्तर ये ध्यान में रख के देने हैं कि एक हम अच्छे क्या हैं, शिक्षक हैं। समझ लो आप शिक्षक बन गए, भले अभी आप टेस्ट दे रहे हो, फिर उसकी जगह रख करके आपको करना है। आगे देखें, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? कोई अति सक्रिय, उसको सही दिशा में लाना है तो कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? तो अब बताएं, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, यही करेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको सही में, कोई मान लो आप एक अति सक्रिय है, उसको कोई ना कोई काम करना है, तो भाई वो दूसरे कामों में समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए श्यामपट्ट आदि इससे बोलो भाई ये करो ये करो, तो उसका मन लगा रहे, ठीक है। बाकी चीज़ों से अच्छा यही होगा। और देखें,
पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। कैसी आधारित होती है? उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। और देखें, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक को बैठाने के लिए बोल दिया, आप क्या करेंगे? मंदबुद्धि है तो उन्हें अलग बैठा देंगे, अलग क्या करेंगे आप? इतने कारण इसमें दिए हैं, ये 2 कारण तो ये हो गए, और इसमें कौन से कारण दिए हैं वो देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखें, तो इसमें सही तो ये हो जाएगा कि ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि भाई कोई ऐसे कमज़ोर है तो उन्हें कैसे सिखाया जाए, ठीक है ना। कोई भी बालक किसी प्रकार का आ जाए क्लास में से, आपको उसको अलग नहीं करना, भले वो बाकी बालकों से अलग है लेकिन आपकी दृष्टि में सब समान है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? साधन संपन्न, कैसे साधनों से संपन्न होना चाहिए? तो आपको बता दें, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यही क्या है उसके साधन संपन्न है, कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं को कैसे समाधान कर पाएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कब होता है संवेगात्मक समायोजन प्रभावी? तो व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में। तो इनमें से सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात और आप लोगों को बतानी थी, इसके बाद हम 30 प्रश्न पर्यावरण के पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। इसलिए पूरे आपको 60 प्रश्न देखने हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका लिए बहुत उपयोगी होगा। और देखें, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। कौन सी मान्यता है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण, बताइए। तो आपको बता दें, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ठीक है। और देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि, क्या परामर्श दिया जाता है भैया, क्या करना चाहिए उन्हें आधिकारिक रूप से? तो उन्हें को क्या परामर्श दिया जाता है कि परीक्षक को दे रहा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना है, ठीक है। और देखें, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। किस चीज़ में? कोई असंगठित घर है जहाँ पे बनती नहीं आपस में, लोग संगठित नहीं हैं, तो बच्चा उस घर से आया तो उसको कौन सी कठिनाई का सामना होगा वो आप बताइए। तो स्वतंत्र अध्ययन में उसको क्या आएगी? समस्या आएगी। अब घर में पता चला लड़ाई झगड़ा असंगठित है, अब वो अलग से बैठ के अध्ययन करो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और देखें, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, अब आप क्या करेंगे उसके लिए? मेन प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, कैसे आगे बढ़ सके, ठीक है। कोई भी बुद्धिमान आपको छात्र मिलता है तो ये करना है। इसी टाइप के पर्यावरण के भी आगे महत्वपूर्ण आने वाले हैं, जैसे पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरण भी होगा, उसकी पेडागोजी भी होगी, ठीक है। चले आगे देखें, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनका चित्त ही नहीं लग रहा, बैठे हैं इधर उधर देख रहे, सब कर रहे, आप क्या करेंगे? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ऐसा नहीं इनकी वृत्ति नहीं है तो भगा दो, नहीं, उनको उसकी रुचि के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा, या थोड़ा विषय चेंज करके कुछ ऐसा उनकी रुचि बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम पर्यावरण के देखते हैं। तो ये रहे अब बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हम पर्यावरण के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। 60 प्रश्न आपके बहुत कम समय में बहुत अच्छा ज्ञान। देखें, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, और हम आपको बता दें, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ऐसे और वीडियो भी कई देख सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपके जो है सब्जेक्ट सबके, संस्कृत की बहुत बढ़िया वीडियो आपको मिलेंगे, संस्कृत पूरी सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे, हिंदी, गणित, सारे वीडियो आपको, मैथ के भी ऐसे ही टेस्ट हैं, आप वो भी पूरे लगा लें, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए हमारे पूरे वीडियो। चलिए देखते हैं, तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं पर्यावरण की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए, आप भी ABCD कमेंट में लिखते जाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वह कौन सा है? आपको तालाब, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। चलिए इसके आगे अपन बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक कौन सा नहीं है इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं? तो आपको बता दें, जीवीय कारक प्रस्तर नहीं है, जीव जंतु पेड़ पौधे तो होते हैं, ठीक है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, 63
प्रश्न का आपको उत्तर देना है नंबर का। तो अधिकतर पौधे कहाँ, स्थल मंडल में पाए जाते हैं पेड़ पौधे। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है, जो अन्य मरे हुए प्राणियों पर जीवन जिनका निर्भर रहता है उनको क्या कहते, स्काईवेंजर। ये कई बार पूछा गया, क्या है, स्काईवेंजर है। सीएनजी का संक्षिप्त रूप, सीएनजी संक्षिप्त रूप है, मतलब किसका, मतलब सीएनजी का आपको फुल फॉर्म बताना है। वेरी वेरी आईएमपी है, ये हम पिछले वीडियो में भी आया था, आपने ना देखे हो तो पिछले 2 टेस्ट आप जरूर देख लेना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर आते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण। कई लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि सर संस्कृत के भी आप टेस्ट लाइए, तो मेरे टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं संस्कृत के भी लाने वाला हूँ, आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, चलिए और देखें। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? आप बताइए, आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं, कौन सी संस्था है जो पूरे देश में पर्यावरण की देखभाल कर रही है? तो आपको बता दें वह कौन सी है, यूएन। ठीक है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूएन। ठीक है, देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा, कीटनाशकों का यदि अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे अभी भी किया जा रहा कई जगह, तो क्या होगा, जब कीटनाशकों का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो हो जाएगा जल प्रदूषण, जल प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, और देखें, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, लवण, तो वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। जल का क्या कर लेता है, अवशोषण। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इनमें से कौन सा पद है इन सब के लिए? तो आपको बता दें वह है स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही और महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं आपके लिए। एक और मैं बात बोलूँगा कि आप पढ़ाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पर्यावरण पे जाएं और फिर एक टेस्ट भी लगाएं, दोनों काम आप करते जाएं। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? अब वो कौन सी, वो आपको बताना है। तो वह किनकी है? आलिव रिडले की सबसे ज़्यादा संख्या है। और देखें, निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का क्या कौन सा है? तो वह है वायु प्रदूषण। ठीक है, विश्व ऊष्मायन का एक कारण है। मैं एक और बात बोलूँगा, अब इन वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपनी प्ले लिस्ट में डाल लें, जिससे आपको पेपर के पहले एक बार ये आप टेस्ट लगा के जाएंगे तो आपको बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, इन वीडियो को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब पूरे प्रश्न याद होंगे, एक बार में नहीं होने वाले, याद रखिएगा। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग कितना है महासागर, आपको बतलाना है। तो आपको बता दें 3/4 है। और देखें, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, किस चीज़ का निक्षेपण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? चलिए बताइए। तो आपको बता दें धुआं का कुहासा है, वाहनों से निकलने वाली गैस, ये भी पूरे वायु प्रदूषित, जलती लकड़ी एवं चारकोल से निकली गैस, इनमें से सही इसका उत्तर, सभी ठीक हो जाएगा। और भारत एवं दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान प्रयोग रोकता है। कौन सा प्रयोग रोकता है? तो आपको बता दें प्लास्टिक के थैले। ठीक है, प्लास्टिक के जो थैले हैं वो उनको नियम को क्या रोकते हैं। भैया कितना प्रदूषण हो रहा है आप सोचो, अपने यहाँ भी मोदी जी ने अभी ये बैन लगाया है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक की लोग थैलियाँ यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं दुकानदार? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। यदि अपन कहते भाई थैली नहीं दे रहे हो तो हम नहीं खरीदेंगे, तो उनको भी रखना पड़ता। और कई हमारी गायें जो हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जो हमें सब कुछ देती हैं, दूध देती हैं, उनसे घी सब कुछ मिलता है, वो उनको खा लेती हैं, उनके पेट में। हाँ, कई गायें हमने देखी 15-15 किलो ये पॉलीथीन निकलती है।
तो भैया उसका भी हम ध्यान रखें। ठीक है, चले देखें। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व ऊष्मायन के लिए कौन एक कारक है? तो अभी आप बताइए। तो आपको बता दें, वाहनों से निकली गैस हैं। और देखें, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें, अयस्क को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ लेते ना चारों ऑप्शन अपने मन में, क्योंकि चार ऑप्शन बोलेंगे तो हमारी भी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। हमें दोनों चीज़ें बचानी हैं। ठीक है ना, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बीच बीच में हम समझाते हैं। समय जाता होगा 1 मिनट का, लेकिन आपके काम की बात बताते। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का अवशोषण करते हैं भैया? पेड़ पौधे प्रदूषण को घटा रहे, तो किस चीज़ का उनके द्वारा अवशोषण हो रहा है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? अवशोषण। और ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं पेड़ पौधे, आपको पता है। दिन में भूकंप मापा जाता है, किससे मापा जाता है भैया? भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपको बता दें, रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। भूकंप किस में मापा जाता है? रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। चलिए और देखें, पूरे 90 तक हमें पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक और निवेदन, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि सब्सक्राइबर ना हो तो। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। क्यों जल की वृद्धि होती महासागर में? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर बढ़ता है, सीधी बात है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन है कितने प्रतिशत है भैया? ये बहुत जरूरी प्रश्न है। तो 21% है ऑक्सीजन का। ठीक है, और देखें, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो वह है केल्विन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, किससे होता है प्रकाश संश्लेषण संपादित? तो वह सभी हरे पौधों के द्वारा होता है। ठीक है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने का यंत्र कौन सा है? कैसे मापा जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण कैसे मापा जाता है? डेसिबल में। किसके द्वारा? वो आप कमेंट में बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? 4 चीजें दी हैं, इनमें पर्यावरण के लिए हानिकारक क्या है? तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा। बहुत प्लास्टिक भैया हानिकारक है, याद रखिएगा। अपन को कम से कम यूज करना है, और ना करें तो बेस्ट है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, कौन सी है भैया? सल्फर मिश्रित गैस, SO2। ठीक है, SO2। वायु प्रदूषण को कम किया जाता है, किसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं? तो आपको बता दें, वृक्षों द्वारा। किसके द्वारा होता है वायु प्रदूषण कम? वृक्षों के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी वेरी आईएमपी, हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी भी तो देखें कितनी तैयारी है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? ठीक है, तो आपको बता दें, ओजोन स्तर। ओजोन परत है ना, तो हानिकारक किरणों से बचाती कि नहीं अपन को, सूर्य से निकलने वाली। किसी जगह के फ्लोरा एवं फाना सूचित करता है, किस चीज को सूचित करता है? फ्लोरा एवं फाना। तो आपको बता दें, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को ये क्या करता है? सूचित करता है। दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न बाल विकास, 30 प्रश्न पर्यावरण के हो गए हैं। अब आगे हम हिंदी के 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वो देखिएगा। इसके बाद संस्कृत के 30 प्रश्न होंगे, इसके बाद मैथ के 30 प्रश्न होंगे। कुछ लोग संस्कृत नहीं लिए हैं, कहते हैं सर हमारी इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे मैथ के, तो वो कर ले। बाकी संस्कृत भी पढ़े तो उपयोगी है, हिंदी तो सब लिए ही रहते हैं एक भाषा में, इस हिसाब से आगे हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों एक और विशेष बात, वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना हो तो कर ले, क्योंकि आगे के जो हमारे महाअभ्यास के पार्ट हैं वो आप तक मिलते रहें। पिछले पार्ट आप प्ले लिस्ट में जाकर के महाअभ्यास 150 प्रश्न नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। बात करें, पहला है अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूखी गया तिये कोमल गात। जैसे ही प्रिय प्रवास की बात चली तो कोमल गात उनका सूख गया, मतलब इतनी बड़ा चढ़ा करके बिल्कुल बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वो हाँ पढ़ करके समझना पड़ता है। आगे देखते हैं,
सही विकल्प चुनिए। क्या चुनना है? खाली स्थान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती। किस किस में? तो आपको बता दें कि इसका उत्तर कमेंट में आपको ही बताते जाना है और फिर हम भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो अलंकारों के सार्थक प्रयोग से क्या होता है कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन से भाव संप्रेषण में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनें। रस खाली स्थान है। कैसा है? जब रस होता है तो क्या आता है? आनंद। तो रस कैसा है? आनंद स्वरूप। एक और बात बता दें, आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चाहे हिंदी के हों, चाहे संस्कृत के हों, चाहे बाल विकास आदि के हों, हम आप तक लेकर के आते रहते हैं। चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोड हैं, आप प्ले लिस्ट में जा कर के आपको जो भी वीडियो देखना है ज़रूर देखें। और आप यदि पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और इस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। आपको हम पूरी तैयारी टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराएंगे। आगे देखें, सही विकल्प चुनें। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाव दशा के कारण यदि वचनों में परिवर्तन आ रहा तो क्या कहेंगे? उसको वाचिक। ठीक है, अब वाचिक क्या कह लेंगे? क्योंकि भावों में परिवर्तन आ रहा है तो अनुभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभाव। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को खाली स्थान किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। किस रूप से किया जाता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर कलात्मक रूप से कविता में वह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को क्या दिया जाता है? पल्लवन में विस्तार दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? मात्र विस्तार दिया जाता है। ठीक है, मात्रा विस्तार नहीं होगा, मात्र होगा, याद रखिएगा। आगे बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना। पल्लवन और गद्य से पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन। लोग सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चनों में गलती करके आते हिंदी में, इसलिए आप पढ़ लें। पल्लवन सामान्यतः खाली स्थान भाषा में किया जाता है, तो किसमें? गद्य भाषा में किया जाता है पल्लवन। पल्लवन और संक्षिप्तीकरण दो चीज़ें हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय क्या करना चाहिए? अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं तो अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना इस बात को। ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली। किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में जो शब्दों का प्रयोग कहलाता है वो क्या है? पारिभाषिक शब्दावली है। आगे, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को खाली स्थान कहते हैं। जिसमें चमत्कार की क्षमता ऐसा एक ही श्लोक वह क्या कहलाता है? मुक्तक। आपने सुने होंगे, कबीर इत्यादि के दोहे हैं वो, मुक्तक 4 लाइन के होते हैं। ठीक है, आगे देखें, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक खाली स्थान नहीं होता। क्या नहीं होता? विविधता और विस्तार नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही मुख्य चरित्र रहता है खंड काव्य में। महाकाव्य होता तो उसमें पूरा जीवन चरित्र रहता है, इसलिए वहाँ पर हो जाता विविधता विस्तार। खंड काव्य में नहीं हो पाता वो। हाथी का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, हाथी का पर्यायवाची बताओ, तो सबको पता है कि मतंग क्या होता है? हाथी का पर्यायवाची होता है। सही आंसर है मतंग, आप लगा लीजिएगा। हमारे बताने से पहले आप भी कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है टॉप 50 स्टडी और इस चैनल से आपको जुड़ जाना है। पूरी तैयारी यहाँ पर हम आपको कराएंगे। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? क्या लाता है? तो आपको बता दें, काव्य गुण। काव्य गुण है वह कविता के पदों में सक्रियता प्रभावशीलता लाता है। निम्न में से ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं, तो ओड़ा आप देख लें किसके बाद में है, तो हसोड़ा। क्या बन जाएगा? हसोड़ा। देखिए ये ओड़ा। ठीक है, हसोड़ा ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से गार प्रत्यय से बना शब्द। अब गार देखो किसमें, इसमें तो गर है लास्ट में, इसमें भी गर है, इसमें भी, इसमें है गार, तो मददगार। ये उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ऐसे हमें सही उत्तर लगाना है, पहचानना है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ऐसे प्रश्न आगे भी आप तक आते रहें। ठोस का विलोम है। ठोस का विलोम क्या हो जाएगा? ठोस मतलब कठोर, तरल। ठोस का विलोम क्या हो जाएगा? तरल। बिल्कुल स्पीड से हमें लेना है, समय को बचा करके आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के लिए।
भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोली किसकी इकाई है? तो बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। ठीक है, ऐसे ही बोली किसकी है? तो बोली भाषा की छोटी इकाई है, याद रखिएगा। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। अब एक कौन सा वाक्य है? 3 प्रकार के वाक्य अपन पढ़ चुके हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त, सरल और निषेधात्मक आदि वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं मानी। कैसा वाक्य है? तो परंतु वगैरह जो आ जाए और आ जाए तो हमने बताया था संयुक्त वाक्य होता है। मैंने उसे समझाया एक वाक्य, परंतु वह नहीं समझी दूसरा, तो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखें नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। इसके लिए मुहावरा बताना, वाक्य दिया है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। तो बहुत अधिक जो परिश्रम करता है उसके लिए अपन क्या कहते हैं? कोल्हू का बैल। कहते हैं ना, कोल्हू के बैल जैसे पिल रहे हो भैया, बहुत अधिक परिश्रम कर रहे, तो कोल्हू का बैल। मुहावरा लोकोक्ति हम डेली वैसे भाषा में अपने प्रयोग करते हैं, पहचानने की ज़रूरत है। इसके लिए भी सही मुहावरा बताना है। क्या है? राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह खाली स्थान करने लगा। अपन किसी से कुछ मांगते उसको नहीं देना हो तो वो क्या करते हैं? वह करते हैं आनाकानी। अपन नहीं कहते भैया आनाकानी कर रहे हो, ऐसा काम कर ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, तो आनाकानी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक और बात बता दें, यदि आप संस्कृत के लिए आपको अभी तक व्यवस्थित अध्ययन नहीं मिला हो तो आप टॉप 50 स्टडी चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप संस्कृत के व्याकरण के, पेडागोजी के, संधि, समास आदि सारी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। युवकों को खाली स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए। क्या होने पर? अपन कहते भैया अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तब शादी कर लेना, तो पैरों पर, अपने पैरों पर खड़े होना। पैरों पर खड़े तो सब रहते हैं, मतलब एक व्यवस्थित हो जाएं, हर प्रकार से सेट हो जाएं, इसका मतलब ये है। आगे नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना। दाग लगना मतलब क्या होता है? कलंक लग जाता है। अपन बोलते हैं ना तुम्हें दाग लग गया भैया, कलंक लग गया, ऐसा गलत काम किया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखती जाइए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। ठीक है, तो अमूल और अमूल्य। अमूल जिसका मूल नहीं हो वो क्या कहलाता है? अमूल। मूल मतलब होता है जड़, तो एक हो जाएगा जड़ रहित। ठीक है, और फिर अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो, जिसकी कोई कीमत या बहुत अधिक कीमत हो, ऐसे उसके कोई सामान्य मूल्य ना लगा सके, तो जड़ रहित और कीमती। इस प्रकार से 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। और देखें, निम्न नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु। असाध्य मतलब होता है जो आसानी से साध्य ना हो, मतलब कठिन हो, एक तो हो जाए कठिन। और असाधु मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। तो कठिन और दुष्ट कहाँ लिखा है? शुद्ध ए लिखा है, कठिन और दुष्ट। 4 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। आगे देखें, अबली और आबिल का अर्थ। अबली और आबिल का अर्थ बताना है। तो अबली तो आप जानते हैं, पंक्ति लगा देना, तो पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? पंक्ति। अब दूसरा है आबिल। तो आबिल का अर्थ होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। तो पंक्ति और गंदा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे, पंचपात्र में कौन सा समास है? कई बार ये पूछा गया। तो हमने बताया था कि पहला शब्द संख्यावाची जहाँ पर होता है वहाँ पर दिगु समास होता है। ठीक है, तो दिगु, संख्यावाची दिगु, याद रखिएगा। यहाँ पर रस का नाम बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निम्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जे चुकी वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो यहाँ पर कौन सा? अब यहाँ पर बिछुड़ने की बात हो रही है कि भैया कहाँ है, तो करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। करुणा प्रकट हो रही है अपने पति के लिए। ठीक है, इसलिए वह करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छंद शब्द का मुख्य अर्थ। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। खाली स्थान नियमों के आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो कौन कौन से नियम है वो बताना है। तो देखें,
छंद में क्या क्या होता है आप सबको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो कई बार पूछा जाता है, गति होती है, तुक होती, मात्रा विराम। तो कहाँ है गति, तुक, मात्रा विराम। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं, उससे पहले बता दें लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर भी अपने दोस्तों तक कीजिए, जिससे वो लोग भी हिंदी अच्छे से पढ़ सके। आगे देखें, खाली स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंग्यार्थ मतलब व्यंग का कहाँ पर बोध होता है? व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है? व्यंग्यार्थ का बोध होता है। दोस्तों 30 प्रश्न हिंदी के हो गए, हम 30 संस्कृत के प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, संस्कृत भी आपको पूरी समझ में आएगी। शुरुआत करते हैं। पहला है शिक्षायाम संगणकस्य अनुप्रयोगा भवति। ठीक है, सबसे पहले आप संस्कृत पढ़ें तो मन में एक बात बैठा लें कि हमें प्रश्न का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा गया। जब तक आप पे ये नहीं बनता है, आप संस्कृत बेकार रटने से कभी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यही कई क्वेश्चन वो पेपर में देने वाले नहीं हैं। इसलिए संस्कृत के क्वेश्चन का आपको सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए, खासकर पेडागॉजी में। तो मेरा निवेदन होगा अर्थ समझ के ही प्रश्न पढ़ें। ऐसे आप 100 वीडियो भी देख लें तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखें तो शिक्षायाम संगणक का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संगणक का मतलब क्या। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, संगणक मतलब क्या? तो शिक्षा में संगणक मतलब संगणक का षष्ठी विभक्ति अनुप्रयोगा भवति मतलब अनुप्रयोग होता है। किस लिए होता है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग? तो देखिए, संगणकस्य सहायतया निर्देशन मतलब संगणक की सहायता से निर्देशना मतलब निर्देशन होता है। कंप्यूटर की सहायता से हमें निर्देशन मिलता है कैसे कार्य करना है। ठीक है, संगणक से सहायता अधिगमा, और संगणक की सहायता से अधिगम मतलब ज्ञान भी होता है। संगणक कस्याधारित निर्देशनम, और संगणक जो कंप्यूटर आधारित है वो निर्देशन भी होता है। तो उपर्युक्त सर्विस का उत्तर ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला जो प्रश्न है वह है शिक्षणे नैदानिक परीक्षणस्य आवश्यकता भवति मतलब शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता शिक्षण में? मेरा निवेदन होगा कि आप भी कमेंट में मेरे बताने से पहले उत्तर लिखें, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। देखें तो क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 3। छात्रस्य विषयगत न्यूनता जानना है मतलब छात्रों की विषयगत न्यूनता को जानने के लिए शिक्षण में नैदानिक परीक्षण होता है। अब आपने प्रश्न समझ लिया तो उत्तर आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। उत्तर समझने की उतनी जरूरत नहीं संस्कृत में जितना प्रश्न, इसलिए जब भी पढ़ें तो प्रश्न का पहले अर्थ लगाएं फिर ही आप पढ़ें, मेरा विशेष निवेदन है। चलिए आगे देखें। गृह कार्यस्य उपयोगिता अस्ति मतलब गृह कार्य की उपयोगिता होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी ABCD में से बताइए कि गृह कार्य की उपयोगिता होती है किस लिए होती है। पहला है स्वाध्याय अभ्यास चाय, याद रखना संस्कृत में बाद में लगाते हैं। जैसे और करना है तो 2 यहाँ लगाना, तो यहाँ और है हिंदी अर्थ में, लेकिन चा बाद में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो स्वाध्याय और अभ्यास के लिए बिल्कुल होती है। स्वाविवेक शक्ति विकास, हाँ अपनी विवेक और शक्ति के विकास के लिए इसलिए भी होती है। समय से सदुपयोग, समय के सदुपयोग के लिए भी, हाँ इसलिए भी गृह कार्य की उपयोगिता है। तो उपर्युक्त सर्विस का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ऐसे आपको प्रश्न यदि पसंद आते हैं तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए करें और कमेंट ही बताया करें आपको कैसा लग रहा है, जिससे और कुछ अपन सुधार करके अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आगे, पाठ योजनायाः मुख्य भागः अस्ति, वेरी वेरी IMP प्रश्न। पाठ योजना का मुख्य भाग है क्या है? 4 में से पाठ योजना का मुख्य भाग क्या है? तो आपको बता दें मुख्य भाग है प्रस्तुतिकरण। याद रखिएगा, हर दुनिया में कोई भी चीज़ यदि आपको सफल होना है तो उसका मुख्य भाग प्रस्तुतिकरण ही है। यदि मैं आज को आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन का अर्थ बता रहा हूँ, अच्छी भाषा में आपको बता पा रहा हूँ, प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, तो ही मैं सफल हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। तो पाठ योजना का मुख्य भाग क्या है? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और आपके वो लाइक से हमें पता चलता है कि हम अपने उसमें कितने सफल हो रहे हैं। संगणक यंत्रे अस्थायी स्मृति पटला भवति मतलब संगणक यंत्र में अस्थायी स्मृति पटल होता है। क्या होता है? अस्थायी स्मृति पटल मतलब आपकी जो स्मृति को सजो करके रखता है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपको बता दें वह क्या होता है, रैम। ठीक है, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या आपकी जो कोई भी आपका जो डाटा होता है तो उसको रखता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पूछा गया। आगे देखें,
शिक्षकस्य घनिष्ठ मित्रम भवति, बैरी 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 IMP। शिक्षक का घनिष्ठ मित्र होता है। अब तो भैया ये चूक मत जाना, मैं चाहे रुक जा रहा हूँ लेकिन कमेंट में पहले आप उत्तर लिख दें। देखे तो आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की, हमारे इतने वीडियो आपने देखे हैं, और ना देखे हो तो देख लीजिएगा। तो शिक्षक का जो अभिन्न मित्र है भाई क्या है, श्याम पट्टा। याद रखिएगा, रट लें इनको, ठीक है। जिस पे हम ज़्यादा जोड़ दें समझ लो परीक्षा में आने की संभावना है। मौन वाचनस उद्देश्यानि सन्ति, मतलब मौन वाचन के उद्देश्य हैं। कौन कौन से मौन वाचन के यहाँ पर उद्देश्य हैं वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि मौन वाचन का जो उद्देश्य यहाँ पर है वह अतिरिक्त समयस्य दुरुपयोग करणम, ठीक है। अब पहला यहाँ उद्देश्य देखा, पहले इसको समझो, देखो आंसर को। स्वाध्याय से प्रवृत्ति विकसित करणम, ठीक है, एक तो ये है। छात्रेषु चिंतन शक्ति मन शक्ति विकास करणम, ये भी है। छात्राणाम दुष्ट पाठनम प्रोत्साहित करना, मतलब छात्रों को दुष्ट पाठन के लिए प्रोत्साहित करना। अब आप सोचो यहाँ पर लिखा है मौन वाचस उद्देश्यानि सन्ति, तो आपको कुछ यहाँ गड़बड़ लगा कि नहीं? आप प्रश्न नहीं समझोगे तो कैसे गड़बड़ समझ पाओगे? देखो मैंने देख लिया, मैंने इन प्रश्नों को पहले नहीं देखा, यहाँ समझ गए। यहाँ ये होना था ना संति होना था, मतलब नहीं है। तो अतिरिक्त समयस दुरुपयोग करणम, मतलब दुरुपयोग करना, ये नहीं है, बाकी तो हैं। ये प्रश्न गलत है, यहाँ ना संति होना चाहिए। ऐसे आपको अर्थ लगाना आना चाहिए प्रश्न का, ठीक है। आगे देखें, प्रस्तावनात्मकम कौशलम प्रयुज्यते, मतलब प्रस्तावनात्मक कौशल है, ठीक है। कि किस समय प्रयुज्यत होता है तो आपको बतलाना ABCD में से, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्यस्यादौ, पाठ के आदि में, ठीक है। अब प्रस्तावना कहाँ होगी? पाठ के आदि में होगी, ठीक है, तो वहीं पर होता है। आगे देखें, चतुर्विध भाषा कौशलेषु अंतिमम कौशलम वर्तते, मतलब चतुर्विध भाषा कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है? सबको पता है भाई, 4 कौशलों का आपको क्रम भी पता है, इतने बार बता भी चुके। तो अंतिम कौशल क्या है? लेखन, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। पहले क्या है? श्रवणम, फिर वदनम, पठनम, लिखनम, इस प्रकार से 4 कौशल क्रम से होते हैं, ठीक है। उत्तर बताते जाइए आप कमेंट में। एक और निवेदन मैं करूंगा कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा चैनल को, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जा करके संस्कृत के और वीडियो देखिए, अभ्यास बहुत ज़रूरी है मित्रों, ठीक है। तो आप और वीडियो ज़रूर देखें। आगे देखें, अधोलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य सामान्य सिद्धान्तः नास्ति, मतलब अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नास्ति, मतलब ना अस्ति, मतलब नहीं है। कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है भाषा शिक्षण का? जल्दी से बताइए कमेंट में उत्तर। तो आपको बता दें कि अभ्यासस्य सिद्धांतः, ये सिद्धांत अभ्यास सिद्धांत तो होना चाहिए भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, ये तो उत्तर नहीं हो। क्रियाशीलता सिद्धांत ये भी होना चाहिए, तो नास्ति पूछ रहे। अनुकरण सिद्धांत ये तो होना चाहिए। तो कोपी ना, मतलब इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं, क्योंकि तीनों सिद्धांत तो हैं और यहाँ पूछ रहे नहीं है, वो पूछ रहा है, इसलिए कोपी ना मतलब कोई भी नहीं इनमें से। आगे देखें, मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन के कितने भेद हैं? कति भेदा मतलब कितने भेद हैं मूल्यांकन के? तो आपको बता दें मूल्यांकन के कितने भेद हैं? 2 भेद। अब मैं चाहूँगा आपसे कुछ कि आप कमेंट में बताएं कि कौन कौन से 2 मूल्यांकन के भेद होते हैं, आपकी भी थोड़ी स्मृति को हम देखें। चलिए आगे देखें, पठन प्रकाराः कति सन्ति, मतलब पठन के कितने प्रकार हैं? पठन के प्रकार आपको बतलाना है, तो आपको बता दें पठन प्रकार चत्वारः, मतलब 4 प्रकार हैं। पठन के कितने प्रकार हैं? 4। संस्कृत की गिनती भी आप याद कर लें जरूर, क्योंकि वो भी आपके लिए उपयोगी होगी। एक हम वीडियो बना चुके हैं संस्कृत की गिनती का, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आप संस्कृत की उसमें जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। अब देखें, सस्वर वाचनम भवति, मतलब सस्वर वाचन होता है। जल्दी से बताइए किसमें होता है सस्वर वाचन? अब भाई देखो, नाटक तो सस्वर पढ़ेंगे नहीं, व्याकरण का पाठ तो होगा नहीं, गद्य पाठ तो होगा नहीं, पद्य पाठ है, ठीक है। परफेक्ट उत्तर चुनना पड़ता है हमें पेडागोजी में कभी भी। आगे व्याकरण के भी प्रश्न आने वाले हैं, व्याकरण भी देखना है कितनी बनती। आगे देखें, भाषण कौशलस आवश्यकता वर्तते, मतलब भाषण कौशल की आवश्यकता है। क्यों है भाई भाषण कौशल की आवश्यकता? तो आपको बता दें, पहला यहाँ पे लिखा विविध सभासु सक्रिय भागग्रहणाय, मतलब विभिन्न सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, मतलब ग्रहण करना।
भाव व्यक्तीकरण, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, ठीक है, तो जरूरी होना चाहिए भाषण कौशल में। सम्यक उच्चारण सामर्थ्य संपादन, मतलब सम्यक अच्छी तरह से उच्चारण की सामर्थ्य का प्रवर्तन होना, तो ये सब कुछ सर्वा मतलब सभी ये भाषण कौशल के आवश्यकता हैं, ठीक है, इन सब में भाषण कौशल की आवश्यकता। और देखें, शिक्षायाः अंतिमम लक्ष्यम किम भवति, वेरी वेरी IMP, बताइए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, ठीक है, अब बताओ अंतिम लक्ष्य क्या है, बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए बिल्कुल। व्यवहारिक परिवर्तनम, मतलब व्यवहार में परिवर्तन, यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। आप शिक्षा याद रखना, किताबी ज्ञान कितना ही कर लें, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षित वही है जिसके व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए आगे और देखते हैं ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट 26वां या 15 से 10 क्वेश्चन वो थे, 5 गद्य के 5 पद्य के। कुछ हम गद्य पद्य आपको पहले हल करा चुके हैं, वीडियो देख लें क्योंकि उनमें आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन गद्य पद्य हल करना भी सीखना है, अलग से हम उसके लिए आपको वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें हम सिखाएंगे। अब देखें, लड़की तो पराई संपत्ति होती है, व्याकरण के प्रश्न शुरू हो गए। उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध संस्कृतानुवादा स्याद, ठीक है, लड़की तो पराई संपत्ति होती है। अब बताएं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो संस्कृत में जो इसका अनुवाद हो जाएगा वह हो जाएगा, देखो एक मतलब वो है, समझ लो जिसको अपन लोकोक्ति मतलब वो कहते हैं ना, वही अर्थो ही कन्या परकीय एव, ठीक है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। किसी को ये पता हो कि किसकी सूक्ति है तो वो ही बता सकते हैं, ठीक है। सही बात बताऊं तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पढ़ी है, मैंने संस्कृत साहित्य से शास्त्री की है तो मैंने पढ़ा है, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल दिमाग पर टच नहीं हो रहा, कभी ऐसा हो जाता है। आगे देखें, शिव की महिमा कौन नहीं जानता, उपर्युक्त वाक्य से संस्कृतानुवादम कुरुत, मतलब उपर्युक्त बात का संस्कृत अनुवाद कीजिए। शिव की महिमा कौन नहीं जानता। चलिए एक महिमा में वीडियो आया, आगे हम वीडियो लाएंगे कि हिंदी वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद करें, ट्रिक से बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाएंगे, वो भी जरूरी है। तो आपको बता दें कि इसका जो होगा शिव की, तो इसमें षष्ठी विभक्ति आ गया, तो शिवस्य। महिमा मतलब महिमानम, मतलब महिमा को। कौन मतलब को, नहीं जानता ना जानाती, तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिवस्य। पहले तो शिव की, तो आप देख लें की का के की षष्ठी में आता है, तो सबसे पहले तो यही देख लें कि इसमें लिखा है शिवस्य, वैसे 3 में लिखा, फिर इस प्रकार द्वितीय होनी चाहिए कर्म में, फिर का को कहते हैं, और ना जानता तो जानासी में तो तुम के साथ आता है, जाना मा जब हमारी बात होती जानता सामान्य तो जानाती ये आना चाहिए। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, हम समझा देंगे, अलग से एक वीडियो लाएंगे, आपको सब्सक्राइब होगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलेगा। आगे देखें, इस देश में अनेक पर्वत हैं, वाक्य संस्कृतानुवादो अस्ति, बताइए इस देश में, तो इसके लिए पहले तो अपन ये देख लो तस्मिन लिखा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इसके लिए तस्मिन कभी आता ही नहीं, तस्मिन तो उसके लिए आएगा। तो अब इसका उत्तर के अस्मिन में ढूंढना कि अस्मिन मतलब उत्तर, तो अस्मिन देशे, ठीक है, इस देश में अनेक मतलब अनेक पर्वतः बहुवचन होना चाहिए, ठीक है, संति मतलब हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा संति। अब हैं मतलब बहुत सारे हैं, तो संति देख लो, बहुवचन आना चाहिए। ऐसे 2-4 बातें भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इसका सही अनुवाद है। और देखें, आप वहाँ जा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, वाक्य संस्कृतानुवादम कुरु। चलिए अब आप वहाँ जा सकते हैं, सबसे पहले तो देख लो ये पुल्लिंग है आपकी स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग में भवती आता है, पुल्लिंग में भवान, तो भाई पुल्लिंग है, पहले तो ये समझ गया, तो इन 2 में से उत्तर होगा। अब इन 2 के से आप देख लें मतलब कौन सा उत्तर ठीक होगा, आप खुद लगा सकते हैं, बताइए। तो आपको बता दें, भवान वहाँ के लिए तत्र, और जा सकने के लिए गंतुम, सकने के लिए शक्नोति, ठीक है, तो एक व्यक्ति है तो भवान तत्र गंतुम शक्नोति आए, शक्नुवंती नहीं होगा क्योंकि एक व्यक्ति है वहाँ पर, आप लोग नहीं है बहुत सारे, ठीक है, तो इसका बी 2 नंबर उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, दघ्नः नवनीतम प्रभवती रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, ठीक है, दधनहा में नवनीत मतलब दूध से नवनीत निकलता है, इसमें रेखांकित पद क्या है, दघना, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपको बता दें, आपको शब्द रूप में कठिनाई होगी यदि आपने ना पढ़े हों, तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति है, कौन सी है दोस्तों
संस्कृत के 30 प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं। अब आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वह गणित के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह जुड़े रहो। संस्कृत की ओर तैयारी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गणित के 30 प्रश्नों पर। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित की शिक्षण विधि कौन सी है? तो भाई आगमन और निगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन। आगमन में जिसमें पहले क्या आते हैं? उदाहरण, बाद में नियम। और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण। जैसे नी से आप लगा लेना, जिसमें पहले नियम आता हो फिर उदाहरण, तो निगमन। और आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, तो आगमन निगमन विधि है। आगे देखें, बहुत उपयोगी प्रश्न हैं और भी हमारे 2 पार्ट आ गए हैं। आपने यदि ना देखे हो हमारे पिछले वीडियो इसके, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और भी जो आपको वीडियो देखना है तो चैनल में जाके देख लें। चलिए, हासिल का या हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? जो हासिल लगाते हैं ना, या हाथ का लगा, तो वह कौन है? श्रीधर जी। कौन है? श्रीधर जी ने दिया। और देखिए, छात्रवृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, छात्रवृत्त और गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो वह कर रहा है अवबोध की। किसकी कर रहा है? अवबोध की। सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरी आपके टेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जाए, इसकी लिंक को आगे शेयर करें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? आप अवरोही क्रम का अनुसरण कर किस विधि से प्रेरित है? वह निगमन विधि से। ठीक है, आगमन निगमन विधि आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि का जब अपन विस्तृत रूप कर देंगे तो प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है। किसी खेल के क्षेत्रफल का अपन को ज्ञात कराना तो कौन सी विधि है? क्रिया विधि। उसके द्वारा खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कर सकते हैं। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि भी करना और व्यास से संबंध स्थापित करना, तो कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। ठीक है, ये वो प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्जामों में जो पेडागोजी संबंधित मैथ की पूछे गए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि पर। ठीक है, ये वेरी IMP समझ लेना। संश्लेषण विधि पर आधारित होकर के गणित की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो लिखी जाती हैं। और देखें, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? जो इकाई उपागम था कौन से शिक्षाविद ने दिया? ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित। तो यह दिया है मॉरिसन ने। किसने दिया है? मॉरिसन ने। ये शिक्षाविद हुए हैं जिन्होंने इकाई उपागम गणित का दिया है। आगे, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? ब्रेल लिपि के प्रतिपादक या नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्रेल ने। ये तो कई बार पूछा गया है टेट एग्जाम में, अधिकतर में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला देखें, जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? ये भी मोस्ट है। जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो उनका है समाज मिति, सी। ठीक है, समाज मिति से, समाज मिति जो विधि है उससे इनका संबंध है। ठीक है, आपको तो जब भी तैयारी करनी टेटा के टॉप 50 स्टडी आप यूट्यूब पे लिखें और बस पढ़ना शुरू कर दें। हर सब्जेक्ट के वीडियो है, आपको क्या लिखना है यूट्यूब पर? टॉप 50 STUDY, इतना बस सर्च करना है, हमारा आपको चैनल मिलेगा, उसमें वीडियो मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, चाहे बाल विकास हो, चाहे वह पर्यावरण हो, चाहे वह गणित हो, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह हिंदी हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सबकी पेडागोजी सिलेबस के अनुसार, पेडागोजी भी और उसके और सब्जेक्ट भी, सारी तैयारी आपको करा रहे हैं। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। यदि सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? तो वह है निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना। गणित में
दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये आपके देखो चैप्टर में है, बिल्कुल सिलेबस में, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो किस लिए किया जाता है? बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। ठीक है, बालकों की रुचि को जागृत करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। गणित विषय की विशेषता है, क्या है? आप गणित का एग्जाम दे रहे हैं, गणित पूछी जा रही मान लो 30 नंबर की, तो इसकी विशेषता क्या है? तो भाई क्या है? तर्कपूर्णता। एक तो गणित में क्या होती है? तर्कपूर्णता होती है। परिणामों की निश्चितता, इसके परिणाम निश्चित होते हैं। जो है मान लो 2 और 2 जोड़ें तो 4 ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, निश्चित हैं परिणाम। ठीक है। शुद्धता है, ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाए। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, ये गणित विषय की विशेषता हैं। और देखिए, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। चिंता को भी बढ़ाता है, बोध को भी बढ़ाता है, तर्क शक्ति विश्लेषण को। कौन है वह? गणित। इन सबको वह बढ़ाने वाला है। ठीक है। और देखें, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्यों होते हैं? गणितीय निष्कर्ष को हर कोई क्यों मान लेता है? हर कोई नहीं कहता कि भैया आप ऐसे थ्योरी मत सुनाओ, आप तो पॉइंट में चर्चा करो, क्या है मतलब उसकी। तो वह तर्क प्रधान होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, क्योंकि तर्क पे आधारित होते हैं, इसलिए गणित के निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। चलिए देखें, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है। शिक्षण के उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ब्लूम के द्वारा। ब्लूम जी ने क्या किया है? जो शिक्षण के उद्देश्य थे उनका क्रम पूर्वक वर्गीकरण कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे। ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ज्ञान संबंधी जो प्राप्त उद्देश्य होते हैं उसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो वह कथन हो जाएगा इसमें से कि गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। ठीक है, गणितीय सिद्धांतों की सही समझ होना, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। और देखें, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? तो आपको बता दें कि बुद्धि नहीं है। पर क्या क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग? ऐसा भी पूछ सकते कौन सा अंग है इसमें से। तो समझ है, प्रयोग है और ज्ञान है। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंग कौन कौन से? समझ, प्रयोग और ज्ञान। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। आगे, बीजगणित यथार्थ में है। बीजगणित यथार्थ में किस प्रकार की है? तो आपको बता दें, सामान्यीकृत अंकगणित है। बीजगणित कैसी है? सामान्यीकृत अंकगणित है यथार्थ में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा की। अब प्लस और 20 प्रश्न पर और आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए तो हम उनकी शुरुआत करें। उससे पहले मैं बोल दूं कि आप यदि सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो पहुंचते रहे। तो चलिए आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ना है। 21 में अपन करते हैं तो इसको करते हैं इकाई योजना विधि में। ठीक है, कितने दिन में पढ़ना है, कोई कोर्स है तो कितने उसमें पीरियड होना चाहिए, कितने कालांश होना चाहिए, पीरियड मतलब कालांश। ठीक है, और कितने दिन उसमें होना चाहिए पूरा अध्याय, उसमें किसमें किया जाता है? इकाई योजना में। और भी हमारे इसके पार्ट आ चुके हैं, यदि आपने ना देखे हो तो पिछले वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मैथ की पेडागोजी की क्लासें हैं, और ऐसे अभ्यास प्रश्न पत्र भी आप उसमें देख सकते हैं। चले, आगम विधि का एक प्रमुख दोष है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। क्या है? कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें ज्ञानार्जन कैसे होता है? बहुत धीमी। क्यों? क्योंकि इसमें पहले उदाहरण होते, तो बहुत सारे उदाहरण देते रहे, फिर नियम को समझाएं तो टाइम लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये दोष है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये तो सही कथन है, ये गलत नहीं। यह रटने की विधि बिल्कुल है। तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ये इसका क्या है? गलत है। ये उसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत तथ्य है। ठीक है, इसमें बस समय शक्ति दोनों कम लगते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें 3 फैक्ट सही है कि संश्लेषण विधि में क्या है? वैज्ञानिक विधि है, रटने की विधि है, और समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एक गुण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तर्क प्रधान विधि कौन सी होती है? विश्लेषण विधि। इनमें जो दी हैं उनमें से तर्क प्रधान विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। पेपर के पहले एक हम आपको टेस्ट सीरीज भी इनकी लेकर के आएंगे, जबरदस्त वो टेस्ट रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।
बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है किस विधि पर, चलिए आप बताइए। निगमन, आगमन, प्रोजेक्ट या ह्यूरिस्टिक? तो ये होता है ह्यूरिस्टिक विधि पर। किस पर? ह्यूरिस्टिक विधि पर। आपको बता दें इस विधि का दूसरा नाम खोज विधि भी है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? खोज विधि। ठीक है, तो बालक इसमें क्या होता है, उन्हें बताना कम पड़ता है, स्वयं की सोच, उन्हें स्वयं खोज करना पड़ता है। ठीक है, तो स्वयं की सोच अधिक रहती है ह्यूरिस्टिक विधि में। और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? प्रायोजना विधि का क्रियाशीलता तो है, वास्तविकता है, उपयोगिता है, मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, तो प्रायोजना विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रियाशीलता, वास्तविकता और उपयोगिता, ये तीन हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है। यदि अपन एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं 2-3 फैक्ट और पता चलते हैं। ठीक है, आगे, गणित शिक्षण में पाठ पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्रायोगिक कार्यों हेतु गणित शिक्षण में पाठ पुस्तक लेते हैं, प्रस्तावना हेतु लेते हैं, उदाहरण एवं चित्रों के बनाने के लिए, उनको समझने के लिए। तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इसी तरह के आपके गणित की पेडागोजी के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक लेकर के आए हैं। और पिछले वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाके उनको देख लें, एक भी वीडियो आपका ना छूटे। और भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार हमारे उस पर वीडियो पड़े हैं। जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम आता है वह है, ऐसा पूछा जाता है। तो जिस विधि में पहले उदाहरण आए बाद में नियम आए, ये उत्तर यहाँ पर गलत हो गया है। आपको बता दें, जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम आए, आगमन विधि होती है। ठीक है, यहाँ पे गलत है, इसको सुधार लें। चलिए आगे देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं किससे? मूलभूत क्रियाओं से। मूलभूत क्रियाओं से रखती हैं संबंध। आगे, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। जब रेखा गणित का शिक्षण की आकृतियों का शिक्षण करते हैं, सबसे पहले प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? कौशलात्मक, उनके कौशलात्मक होता है, कौशल का विकास हो। ठीक है, और देखें, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित होती है। वेरी वेरी आई, कई हमने देखा टेट एग्जामों में और एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन सी विधि है जिसमें देखो सुनो समझो? तो वह है प्रदर्शन विधि। जब प्रदर्शन होता है कोई चीज़ का, उसको पहले देखो, सुनते भी जाओ, उसको फिर समझो वह चीज़ क्या है। तो देखो सुनो समझो वह किसमें है? प्रदर्शन विधि में। और देखें, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसको जाता है? सिम्पसन को, सिम्पसन को। ठीक है, आगे देखें, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिए? ऐसे भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में, इनके जो सिद्धांत बताने वाले हैं गणित शिक्षणों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसका है? ब्लूम का। इनका तो गणित शिक्षण में बड़ा वो आता है। ठीक है, और देखें, ब्लूम, करथवाल व मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? कौन से पे? भावनात्मक के। याद रखिएगा, ब्लूम ने, करथवाल जी ने और मसीहा जी ने भावनात्मक शिक्षण उद्देश्यों पर मिलकर के बहुत कार्य किया है। अगला देखें, आगे देखते हैं, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है, क्या हो सकता है? क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ठीक है, ये क्या है? टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ है। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना है? ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा सबसे उच्च उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन, ये मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे भी हम इसको पढ़ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे, 10 लगभग पार्ट रहेंगे, आपको लगभग 200 क्वेश्चन बताएंगे। उन 200 में से आप यदि पढ़ लेंगे तो बहुत सा एक आत्मविश्वास आपको गणित को लेकर के जगेगा, पेडागोजी को। और देखें, गणित की भी कक्षाएं हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, कुछ कुछ होती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? बालक में जो स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से? तो प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी रह सकती है। और देखें, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? किस आधार पर? व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? फिल्म स्ट्रिप होती है, इसमें साधारणतः कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम होते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। और देखें,
त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री क्या होनी चाहिए। त्रिभुज बनाना है तो आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए। तो देखो क्या क्या है, एक तो कंपास होना चाहिए बच्चे के पास, ठीक है, पैमाना होना चाहिए जिससे वो लाइन सीधी खींच चुके, और पेंसिल, क्योंकि बनाएंगे तो भाई पेंसिल से ही, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कई बार तो अपन ने देखा होगा इसमें जो उपर्युक्त सभी के आंसर ज़्यादा रहते हैं, हर बार नहीं रहते, इसलिए आप हर बार उपर्युक्त सभी बिना देखे नहीं लगाया करें। पेडागोजी में एक चीज़ याद रखनी है कि हमें ये जरूर देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है। कई बार पूछा गया कि विधि की विशेषता नहीं है, अपन ये नहीं को भूल जाते, सोचते हैं तो हाँ ये है, लगा के आगे बढ़ गए। नहीं, आप चार ऑप्शन दिए तो चारों पढ़ें और ये देखें कि तीन क्यों नहीं है और एक क्यों सही है। लेकिन अपन देखते क्या है कि एक ये सही है, बस तीन से मतलब नहीं, नहीं तीन सही क्यों नहीं है, तो आप पर कभी गलती कर करके नहीं आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अगले वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।